नमस्कार दोस्तों। तो हम एक बार फिर से अपनी क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी कारणवश हम क्लासें नहीं ले पा रहे थे, पर अब फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लासें। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने बात की थी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ईसा पूर्व की बात की थी। आज हम बात करेंगे किसकी? सिंधु के निर्माताओं की बात करेंगे। सिंधु के निर्माता। और आप सभी लोग जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कौन सी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी? सिंधु कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। तो प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। कौन सी? सिंधु सभ्यता। अब बात करते हैं कि हम बात करें सिंधु के निर्माताओं की। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें 4 प्रकार की जातियों का उल्लेख किया गया है। कितनी प्रकार की? 4 जातियों का उल्लेख। तो वो 4 जातियाँ कौन कौन सी हैं? तो अपने को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखते हुए इतना याद रखना है कि प्रभु से अल्प मांगो। क्या? प्रभु से अल्प मांगो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे बहुत शांतिप्रिय थे, वो भगवान से इतना ज़्यादा कुछ नहीं मांगते थे। इसलिए अपने को ये छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से याद करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 4 जातियों का उल्लेख मिलता है। तो वो जातियाँ कौन कौन सी है? तो प्र से क्या हो गया? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। और भू से क्या हो गया? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय, ठीक है। और अगर ए की बात करें तो ऐसे हो गया अल्पाइन। कौन सी जाति? अल्पाइन। और चौथी और लास्ट की बात करें तो मांगो से क्या हो गया? मंगोलियन। में से क्या हो गया? मंगोलियन। क्या? मंगोलियन। तो एग्जाम के अंदर अपना जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कटअप होता है? यहाँ ऐसे ही होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो कितनी जातियों का मिलता है? 4 जातियों का। और वो जातियाँ कौन कौन सी है? प्रथम है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरी कौन सी है? भूमध्य सागरीय, और तीसरी जाति कौन सी है? अल्पाइन, और अंतिम जाति जो कौन सी है वो है मंगोलियन। अब जो ये भूमध्य सागरीय जो जाति है इनको द्रविड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रविड़। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो वास्तविक निर्माता है वो भी कौन सी जाति को माना गया है? वो भी भूमध्य सागरीय जाति को माना गया है। तो कौन जाति को माना गया है? वास्तविक निर्माता। वास्तविक निर्माता सिंधु के। क्योंकि जो सर्वाधिक साक्ष्य जिस जाति के सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिले हैं वो कौन सी जाति थी? भूमध्य सागरीय जाति। तो एग्जाम के अंदर हमारा क्वेश्चन ये पूछा बन सकता है यहाँ से कि सर्वाधिक कौन सी जाति के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं? तो कौन सी जाति के? भूमध्य सागरीय जाति के। और इनको द्रविड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रविड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो कौन सी? सिंधु घाटी। और किस प्रकार की सभ्यता थी? तो किस प्रकार की थी? कांस्ययुगीन सभ्यता। और इसके अंदर 4 जातियों का उल्लेख मिलता है। तो छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से हमें याद कर सकते हैं कि प्रभु से अल्प मांगो। तो कौन कौन से? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलियन। तो सर्वाधिक साक्ष्य बता दिया मैंने, सर्वाधिक साक्ष्य भूमध्य सागरीय।
लोगों की मिली और इन्हीं को बोलते हैं द्रविड़ बोलते हैं। और यही क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तविक निर्माता है। तो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थलों की बात करेंगे, विस्तार से हम एक एक स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला स्थल है वो कौन सा है, हड़प्पा। कौन सा है, हड़प्पा। और हड़प्पा के बारे में हमने पहले भी बात की थी, अब फिर से विस्तार से बात करेंगे। तो जो हड़प्पा है इसकी सर्वप्रथम जो उल्लेख था, सर्वप्रथम उल्लेख कब किया और किसने किया, तो सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, चार्ल्स मेसन ने। और कब किया, 1826 के अंदर। तो उल्लेख की बात करते हैं तो सर्वप्रथम नाम किसका आता है, चार्ल्स मेसन का आता है। और कब किया था, 1826 के अंदर। और बात करें खोज की, किसकी बात करें, खोज की, तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। क्योंकि यहाँ पर क्या हुई थी, राम की मेहर हुई थी, या ऐसा माने कि राम की दया हुई थी, इसलिए किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी, 1921 के अंदर। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 के अंदर। और सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो चार्ल्स मेसन ने किया था। और कब, 1826 के अंदर। और इसकी खोज हुई कहाँ थी, वो स्थान कौन सा था जहाँ हड़प्पा की खोज हुई, तो वो कहाँ था, पाकिस्तान का जिला था मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जिला कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, साहिवाल। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, साहिवाल। क्या नाम है, साहिवाल। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मोंटगोमरी जिला है ये उसका वर्तमान में नाम क्या है, साहिवाल है। और क्योंकि हर जो सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे में पाई गई, तो वो कौन सी नदी के किनारे थी, तो नदी की बात करें तो कौन सी थी, रावी नदी। कौन सी, रावी नदी। और रावी नदी का भी कौन सा तट, तो बात करते हैं तो बाया तट। तो अब फिर से एक बार देखते हैं कि जो हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, चार्ल्स मेसन साहब ने किया था। कब किया था, 1826 के अंदर। और खोज कब की थी, तो खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 के अंदर। और किस स्थान पर हड़प्पा की खोज की गई, तो पाकिस्तान का एक ज़िला है मोंटगोमरी ज़िला। और इसका वर्तमान में नाम क्या है, साहिवाल। और किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो कौन सी नदी, रावी नदी। और रावी नदी का कौन सा तट है, बायां तट। कौन सा तट, बायां तट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतनी देर। अब बात करते हैं कि जो ये हड़प्पा था तो इसका उत्खनन कब किया गया था और किसने किया था, तो बात करते हैं उत्खनन की। उत्खनन का मतलब क्या है, खुदाई। क्या, खुदाई। तो जो हड़प्पा है इसका उत्खनन 2 व्यक्तियों ने किया था और 2 बार किया था। कब कब किया था, एक किया था 1926 के अंदर। किसने किया था, माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स ने किया था। और जो दूसरी बार जब इसका उत्खनन किया गया था तो वो कब गया था, इसके 20 साल बाद 1946 के अंदर मार्टिन विल्लर ने किया था। किसने किया था, मार्टिन विल्लर ने किया था। कब, 1946 के अंदर। अब हड़प्पा नगर को 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया था। कितने भागों के अंदर, 2 भागों के अंदर। तो लिखते हैं हम, हड़प्पा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो ये 2 भाग इस प्रकार हैं। तो एक तो कौन सा है, पूर्वी टीला।
और एक है पश्चिमी टीला। कौन सा? पश्चिमी टीला। इसी पूर्वी टीले को क्या बोलते हैं? नगर टीला ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नगर टीला। नगर टीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जनता निवास करती थी। नगर टीले का मतलब ये अपन सब लोगों को पता है कि नगर का मतलब क्या होता है, जहाँ जनता निवास करती है उसको नगरीय टीला बोलते हैं। और जो पश्चिमी टीला, इस यहाँ पर कौन निवास करता था? जो प्रशासनिक वर्ग के जो लोग थे वो यहाँ पर निवास करते थे। प्रशासनिक वर्ग के लोग, ठीक है। तो पूर्वी टीले को क्या कहा है? नगर टीला, क्योंकि यहाँ पर क्या कर कौन निवास करता था? जनता निवास करती थी। जनता निवास करती थी, ठीक है। और पश्चिमी टीले को क्या कहा गया है? प्रशासन, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, इसलिए इसको, ये पश्चिमी टीले के अंदर कौन निवास करता था? प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। और मार्टिन हिलर ने पश्चिमी टीले को क्या कहा है? माउंट एबी कहा है। किसने कहा है? मार्टिन हिलर ने। तो मार्टिन विलर ने पश्चिमी टीले को क्या कहा है? माउंट एबी कहा है। क्या कहा है? माउंट एबी, क्योंकि ये RS से फर्स्ट ग्रेड इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि पश्चिमी टीले को माउंट एबी किसने कहा है? तो किसने कहा? मार्टिन विलर ने कहा है। और पूर्वी टीले में कौन निवास करता है? तो कौन करता है? जनता निवास करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नगरीय निवास भी या नगरीय टीला भी कहते हैं। अब बात खुदाई की कर रहे थे हम, तो उत्खनन 2 बार हुआ था हड़प्पा का। कब कब? एक हुआ था 1926 के अंदर। किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स ने किया था। और दूसरा इसके 20 साल बाद, कब? 1946 के अंदर। किसने किया था? मार्टिन विलर ने किया था। और हड़प्पा का जो नगरीय विन्यास था उसको 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया था। और वो 2 भाग कौन से थे? एक तो था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला, ईस्ट माउंटेन और वेस्ट माउंटेन, ठीक है। तो पूर्वी टीले में कौन निवास करता था? जनता निवास करती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नगर टीला भी कहते हैं। और पश्चिमी टीले में प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, ठीक है। इसलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो हड़प्पा का जो नगरीय विन्यास था उसको 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। और पश्चिमी टीले को क्या कहा गया था? दुर्ग टीला भी कहा गया था। मैंने लिखाया नहीं था, तो उसको दुर्ग टीला भी कहा गया है। और तो अपने को पता है कि जो प्रशासनिक वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ये उच्च अधिकारी लोग होते थे, तो वो कहाँ निवास करेंगे? दुर्ग के अंदर निवास करेंगे। तो अब हम इसके जो नगरीय विन्यास था उसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये चित्र थोड़ा ध्यान से देखना। तो क्योंकि हमें पता है कि सर्वप्रथम ये रावी नदी के तट पे तो ये सभ्यता की खोज हुई थी, तो ये मान लो रावी नदी। और इसके अंदर अपन बर्फ भर देते हैं, जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? ये जल। ये कौन सी नदी है? रावी नदी। और हम बात कर रहे हैं किसकी? दुर्ग टीले की। कौन से? पश्चिमी जो टीला है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा टीला हो गया? दुर्ग टीला हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्रशासनिक भवन। कौन सा हो गया? प्रशासनिक भवन। और जो यहाँ पर हो गया ये है श्रमिक आवास। क्या है? श्रमिक आवास। और एक यहाँ की खास बात क्या थी? कौन सी? दुर्ग टीले की, क्योंकि यहाँ पर 6 की पंक्ति में, कितने में? 6 की, 1 2 3 4 5 6, 6 की पंक्ति में 12 धान्य कोठार मिले। कितने? 12 धान्य कोठार मिले। 6 की पंक्ति में 12 धान्य कोठार। और धान्य कोठार किस प्रकार के होते थे? इस प्रकार के होते थे धान्य कोठार। इस प्रकार से होते थे धान्य कोठार। और इस प्रकार से यहाँ पर गेट होता था इनका। तो यहाँ से अनाज को ऐसे डाला जाता था और यहीं से इसको निकाला जाता था। तो अपन लोगों को पता है कि अगर धान्य कोठार के साक्ष्य मिले हैं तो किसी न किसी अनाज के साक्ष्य भी यहाँ से जरूर मिले होंगे। तो यहाँ से हमें कौन से अनाज के साक्ष्य मिले? जौ और गेहूँ के।
जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दुर्ग टिल्ले से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मिला है मजदूर बैरक, कि मजदूरों के रहने के लिए भी आवास मिले, क्योंकि अपन लोगों को पता है कि जो प्रशासनिक वर्ग के लोग थे उनके नीचे भी तो कुछ लोग थे, तो यहाँ पर मजदूर तो ज़रूर काम करते होंगे, तो मजदूरों के लिए आवास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और ये कौन सा है? ये प्रशासनिक भवन है। कौन सा ये? प्रशासनिक भवन, प्रशासनिक भवन। और किसकी बात करें हम? दुर्ग टिल्ले की, दुर्ग टिल्ला, ऐसी को क्या बोला है? पक्ष में टिल्ला। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं? यही कि श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा के अंदर। तो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले से मिले हैं। और मजदूर बैरक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो भी कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले से। और 6 की पंक्ति में 12 धान्य कोठार मिले हैं। धान्य कोठार इस प्रकार के होते थे, यहाँ से अनाज डाला जाता था। और अपन लोगों को पता है कि अगर धान्य कोठार मिले हैं तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से किसी न किसी प्रकार के अनाज के साक्ष्य भी मिले होंगे। तो किसके, कौन से अनाज के साक्ष्य मिले थे? जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे। कौन से? जौ और गेहूं के साक्ष्य। और यहीं से हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ था, तो हमें यहाँ से न्याव के साक्ष्य मिले। इस प्रकार से ये न्याव बनी थी, तो 4 न्याव के साक्ष्य मिले, 4 नाव के साक्ष्य मिले। तो एग्जाम के अंदर सब प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 नाव के साक्ष्य हड़प्पा में किस स्थान से मिले हैं? तो हड़प्पा के दुर्ग टिल्ले से मिले हैं। और श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? दुर्ग टिल्ले से। मजदूर बैरक और 6 की पंक्ति में धान्य कोठार के साक्ष्य में मिले हैं। और कौन से अनाज की बात है? तो जौ और गेहूं की। ठीक है, इतना आप लोग ये चित्र के माध्यम से ये सब कुछ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चित्र समझ में आ गया तो थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से एक गोलाकार चबूतरा था, और ये ईंटों का एक बैरक बना हुआ था। इस प्रकार से ये सीढ़ी बनी हुई थी, ये ईंटों का गोलाकार चबूतरा था। यहाँ पर होता क्या था कि यहाँ पर ऐसे महिलाएं बैठती थी ऐसे 2-3 महिलाएं इस प्रकार से। और ये महिलाएं करती क्या थी? ये इस प्रकार से जो अनाज थे, ये अनाजों को क्या करती थी? साफ करती थी। क्या करती थी? साफ करती थी। अब हम बात करेंगे किसकी? हमने दुर्ग टिल्ले की बात कर ली, अब हम नगर टिल्ले की बात करेंगे। तो नगर टिल्ले को भी इसी प्रकार से चित्र के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं चित्र बनाता हूँ नगर टिल्ले का। के अंदर हम नगर टिल्ले की बात करते हैं। किसकी? हमने दुर्ग टिल्ले की बात कर ली थी, अब बात करते हैं नगर टिल्ले की। और हमने बात की थी ये ईंटों का गोलाकार चबूतरा बना हुआ था। यहाँ पर ऐसे महिलाएं बैठती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या करती थी? अनाज को साफ करती थी। क्या करती थी? अनाज को साफ करती थी। ये लो, अच्छी सी महिलाएं, ये सुंदर सुंदर महिलाएं बना देते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर अनाज को बैठते हुए अनाज साफ करती थी। अब बात करते हैं हम नगर टिल्ले की। हड़प्पा के अंदर बात करें, नगर टिल्ले की बात कर रहे हैं, तो जो ये थी क्या? ये हड़प्पा का क्या है? ये नगर टिल्ला है, ये उसकी पूरी बसावट है। क्या है? पूरी बसावट है। और इसके अंदर ये क्या है? मुख्य सड़क है। क्या? मुख्य सड़क है। क्या? मुख्य सड़क है। और ये भी क्या है? मुख्य सड़क। ये इस प्रकार से घर बने हुए हैं नगर टिल्ले के अंदर, क्योंकि अपन लोगों को पता है कि नगर टिल्ले के अंदर कौन निवास करती थी? जनता निवास करती थी। और प्रशासनिक वर्ग के जो लोग थे वो कहाँ निवास करते थे? तो वो करते थे दुर्ग टिल्ले के अंदर। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की, और हड़प्पा के अंदर जो मुख्य यहाँ से क्वेश्चन जो हमारा बनता है नगर टिल्ले से, वो ये है कि जो नगर टिल्ले के अंदर जो घरों के दरवाजे थे, हम बात कर रहे थे किसकी? हड़प्पा की। और जो ये क्या था? ये कौन सा है? नगर टिल्ला। कौन सा है? नगर टिल्ला। और नगर टिल्ले के अंदर ये सारा क्या है? ये नगरीय विन्यास है नगर टिल्ले का। ये मकान बने हुए इस प्रकार के, जो ये मकान बने हुए हैं।
और जो ये मकानों के जो दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते हैं, मुख्य सड़क की ओर, एक दूसरे के सामने मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। देखो ये इस प्रकार से खुल रहे हैं, मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं। देखो एक तो ये मुख्य सड़क ये जा रही है और एक मुख्य सड़क इस तरफ आ रही है। और अगर हम लोग बात करें संपूर्ण सिंधु सभ्यता की, किसकी, संपूर्ण सिंधु सभ्यता की बात करें तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलते हुए एक दूसरे के सामने खुलते हैं। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जिसके घरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते हैं, तो वो कौन सा है, लोथल। अब बात करते हैं किसकी, अब ये देखो ये मुख्य सड़क एक ये जा रही है और एक मुख्य सड़क ये जा रही है, और देखो ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है, समकोण पर काट रही है। देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का, और जब ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड पद्धति की हम बात कल करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो नगर टीला यहाँ से हमें कुछ कब्रिस्तान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। तो अब कब्रिस्तान के जो साक्ष्य है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक तो जो ऐसा मानो कि जब इस स्थान पे कोई इंसान मर जाता है तो उसको किस भाग में दफनाया जाता था, दक्षिणी भाग में। तो ये नॉर्मल सी बात है कि दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले होंगे। तो यहाँ से हमें R37 प्रकार के कब्रिस्तान के, मतलब 37 प्रकार के कब्रिस्तान दक्षिणी भाग में बने हुए थे, तो इसको नाम क्या दिया गया, R37, क्योंकि 37 प्रकार के कब्रिस्तान बने हुए थे। और एक कब्रिस्तान बना हुआ था इस प्रकार का, ऐसे। तो देखो हमें इस लग रहा है कि एच प्रकार का, एच जैसी आकृति बन रही है। तो यहाँ से तो एक कौन सा है, क्योंकि व्यक्ति को इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे लेटाया जाता था मरने के बाद, तो ये एच प्रकार के यहाँ पर आकृति बन रही है। तो ये कौन सा बन रहा है, एच कब्रिस्तान। और ये कौन सा है, R37 कब्रिस्तान। तो जो मैंने आपको बताया था कि एच कब्रिस्तान है, उसी से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली थी, सिंधु की लिपि के साक्ष्य। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से, कब्रिस्तान एच से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, कब्रिस्तान एच से। तो हमने बात कर ली है दुर्ग टीले की और नगर टीले की। और ये क्या था, इसको पश्चिमी टीला इसलिए कहा गया क्योंकि इस तरफ ये मुख्य इसका प्रवेश द्वार था वो इस तरफ था, इसको इसलिए पूर्वी टीला कहा गया है। सॉरी, पूर्वी टीले की बात कर रहे हैं, तो इसको पूर्वी टीला इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो पूरब की ओर बना हुआ था। किस तरफ, पूरब की ओर। ठीक है, अब मैं इस पूरी घटना को आपके सामने लिख देता हूँ। तो अब बात करते हैं दुर्ग टीले की कि दुर्ग टीले से हमें किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रावी नदी थी उसके पेटे से क्या मिले, नाव के साक्ष्य। कितने नाव के, 4 नाव के। और यहाँ से क्या मिले थे, श्रमिक आवास के साक्ष्य। श्रमिक आवास के साक्ष्य। और क्या मिला था, मजदूर बैरक के साक्ष्य मिले थे। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मिला था, इम्पोर्टेंट लगा के लिख रहा हूँ कि 6 अंक की पंक्ति में धान्य कोठार के साक्ष्य मिले थे। कुल 12 धान्य कोठार के साक्ष्य मिले थे। कितनी पंक्ति में, 6 की पंक्ति में। और कौन कौन से अनाज के साक्ष्य मिले थे, तो अनाज की बात करते हैं तो गेहूँ व जौ के साक्ष्य। तो हमने बात की है दुर्ग टीले की। तो दुर्ग टीले के अंदर मैंने आपको बताया था कि रावी नदी के जो पेटे से जो क्या किसके साक्ष्य मिले थे, न्याव के साक्ष्य मिले थे।
और श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी कहाँ से मिले हैं, दुर्ग टिल्ले से। और मजदूर बैरक के साक्ष्य दुर्ग टिल्ले से मिले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 चक की पंक्ति में धान्य कोठार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से, दुर्ग टिल्ले से। और किस अनाज के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा है, गेहूँ और जौ के। किसके, गेहूँ और जौ के। अब हम बात करेंगे किसकी, नगर टिल्ले की बात करेंगे। किसकी, नगर टिल्ले की। तो नगर टिल्ले के अंदर जो पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो मकानों के दरवाजे थे, एक दूसरे के सामने मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भी था कि सिर्फ संपूर्ण सिंधु सभ्यता के अंदर लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, मुख्य सड़क की ओर ना खुलते हुए एक दूसरे के सामने खुलते हैं। कहाँ, एक दूसरे के सामने खुलते हैं। तो नोट लगा के लिख रहा हूँ मैं ये बात भी कि संपूर्ण सिंधु, उसमें संपूर्ण सिंधु सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते हैं। कहाँ, एक दूसरे के सामने खुलते हैं। तो नगर टिल्ले से जो महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी कि मकानों के जो दरवाजे थे वो एक दूसरे के सामने मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता का जो एकमात्र स्थल कौन सा था, लोथल, उसके घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे। अब हमने और किसकी बात की थी कि जो नगर टिल्ला था वहाँ से और क्या मिले थे, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले थे। और वो भी कौन सा, R37 प्रकार के कब्रिस्तान। और एक कौन सा था, H कब्रिस्तान। और यहीं से क्या मिला था, सिंधु लिपि के साक्ष्य। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंधु लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो H कब्रिस्तान। और H कब्रिस्तान कहाँ है, हड़प्पा। और हड़प्पा के अंदर कौन सा, नगर टिल्ले के अंदर है। और नगर टिल्ले में कौन निवास करता है, नगर यानी जनता। क्योंकि नगर का मतलब ही क्या है कि जहाँ जनता निवास करती है उसको क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नगर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कल बात करने वाले हैं कि ऑक्सफोर्ड पद्धति की बात करेंगे और कुछ अन्य स्थलों की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।